नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर, जैसा कि महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनका भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है, संवैधानिक पद है या नहीं है, इनका कार्य क्या होता है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक भी नए बनाए गए हैं, कौन बनाएंगे, किसका स्थान लिया, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। पहले बात करेंगे महान्यायवादी की, जिसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसको बात करते हैं भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है महान्यायवादी का। तो महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में ये कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अब ये क्या होता है महान्यायवादी, तो आइए जानते हैं। जो भारत सरकार है उसका जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। कैसा? तो प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। अब यहाँ पे भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे अगर भारत सरकार में जो है प्रथम विधि अधिकारी अगर पूछ लिया जाए तो महान्यायवादी होता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, एक कथन में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। जो भारत सरकार है उसमें जो है जो विधि बनाने के विषय होते हैं उन पे संबंधी जो सलाह देता है, कौन देता है? तो महान्यायवादी होता है, क्योंकि प्रथम विधि अधिकारी होता है इसलिए सलाह भी देता है। कैसे सलाह देता है? जैसे कोई कानून बनाना है उसमें सलाह देता है और समय समय पर जो है राष्ट्रपति की हेल्प भी करता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 76 तो इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी होगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या मतलब नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया जो अनुच्छेद 76 है, इसमें कहा गया कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उसी योग्यता का जो होगा महान्यायवादी होगा। अब यहाँ पे उसी योग्यता का जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? तो उनकी योग्यता वो होती है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं तो कम से कम 5 वर्ष जो है जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाईकोर्ट होते हैं, उसमें जो है न्यायाधीश का कार्य किया हो, या फिर महाधिवक्ता रहा हो लगभग 10 वर्ष। तो यहाँ पे 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो किसी न्यायालय में, या 5 वर्ष जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, वही जो है सर्वोच्च न्यायालय में क्या बन सकता है? न्यायाधीश बनता है। ये योग्यता न्यायाधीश की होती है, वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। तो ये जो है किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है। याद रखिए, पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है भारत का प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है महान्यायवादी की। आगे बात करते हैं। और ये जो है जो राष्ट्रपति होता है उसके जो है कार्य में सहायता करता है, उस जो भी कार्य वो निर्देशित करता है उसी कार्य को करता है महान्यायवादी। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। जो भारत सरकार है उसका जो है पूर्णकालिक विधिक परामर्शी होता है, और क्या होता है, लेकिन सरकार का सेवक नहीं होता है। मतलब परामर्श दे सकता है लेकिन सरकार का सेवक नहीं होता है। कौन? तो महान्यायवादी। याद रखिएगा। मतलब एडवाइस देने के लिए नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, जो भी कानून बनाते हैं उसमें एडवाइस देता है। आगे बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, जो महान्यायवादी होता है वो क्या होता है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अब ऐसा नहीं है क्योंकि प्रथम विधि न्याय अधिकारी होता है, तो ये जो है ये क्या करता है? जितने भी मतलब राज्य क्षेत्र में न्यायालय होते हैं उसमें सुनवाई का अधिकार होता है। वो किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है और किसी भी न्यायालय में जा सकता है। तो ये महान्यायवादी की पावर होती है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है, एक कथन में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे महान्यायवादी जो होता है, जो संसद होती है, संसद का कार्य क्या होता है? विधेयक पास करना और कानून बनाना संसद का कार्य होता है। तो ये जो है जो महान्यायवादी होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य होता है, मतलब सदनों का सदस्य होता है या नहीं होता है। तो जो भी ये लोकसभा, राज्यसभा का कोई का सदन मतलब सदस्य नहीं होता है, लेकिन क्या होता है वो महत्वपूर्ण ये बन जाता है, लेकिन वो कहीं भी जो संसद के सदन है उनमें कहीं भी वो मतलब भाग ले सकता है और क्या कर सकता है? तो बोल सकता है। मतलब जो भी सत्र हो रहे हैं, उसकी बैठकें हो रही हैं जो सदन की, उसमें भाग ले सकता है और उसमें बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। उसको याद रखिए। ये जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 88 में उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछ लिया जाएगा कि महान्यायवादी जो है सदन का सदस्य होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है, लेकिन वो जो है भाग ले सकता है बैठक में, जो भी भाग मतलब सदन की जो बैठकें होती हैं उसमें। एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि संयुक्त बैठक
कौन से अनुच्छेद के तहत बताएगी, तो 108 के अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर आता है अनुच्छेद 105। तो अनुच्छेद 105 में अगर बात करें तो अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसी संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पे विशेषाधिकार जो है क्या है, अनुच्छेद 105 में ये कहा गया है कि अब जो उसका पद होता है महान्यायवादी का, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो विशेषाधिकार उसे प्राप्त है, कुछ भी अधिकार प्राप्त है, जैसे उसमें मतलब वैसे क्या होता है, जो सदस्य होता है सदन का वही भाग लेता है बैठक में, लेकिन इसको जो है ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन वो भाग ले सकता है, तो ये भी विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए ये जो है इसे विशेषाधिकार किस में बताएगा, तो अनुच्छेद 105 में बताएगा। अनुच्छेद जरूर याद रखिए क्योंकि अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे महान्यायवादी की बात हो गई, अब बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता की। तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख बात करें तो अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है, इसकी जो है इसके पद की व्यवस्था की गई है, याद रखिए। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है जो महाधिवक्ता होता है राज्य का, उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 165 में मिलता है। अगर बात करते हैं तो ये जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी क्या होता है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर महाधिवक्ता की बात करें तो ये जो होता है राज्य का होता है, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो होता है कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे राज्य की बात हो रही, सेम कंडीशन जो होती है महान्यायवादी की होती, जो योग्यता है महान्यायवादी की होती, वैसे अगर नीचे स्तर पर देखा जाए राज्य में तो वही जो है उसकी भी होती है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या बात की थी, क्योंकि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, तो सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाला महान्यायवादी होगा, और जो है उच्च न्यायालय की जो योग्यता रखता है वो क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। तो वही कंडीशन है जो जैसा कि उसमें बताया गया था महान्यायवादी में, वैसे ही अगर छोटे स्तर पे जो देखें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता जो होती है वही योग्यता जो है कौन रखता है, तो महाधिवक्ता रखता है। अब यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि देखो भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, और राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्य ही जो राज्यपाल होगा वही शपथ दिलाता है और वही नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य का होता है इसलिए, क्योंकि राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो याद रखिए, देखिए जब भी आपको एक चीज़ रिलेटेड करके देखिए, जब भी आप पॉलिटी समझेंगे तो आप जब ऊपर से भारत सरकार से लेकर नीचे तक आएंगे तो जैसा कि अगर राष्ट्रपति की योग्यताएं देखेंगे वैसे ही अगर आप देखें तो राज्य में आएंगे तो राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर इस तरीके से आप रिलेटेड करके, जैसे ही आप यहाँ पे बात करें महान्यायवादी की और महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता की अगर देखें राज्य स्तर पे होता है तो उसकी वही योग्यताएं होती जो अगर उसको नीचे स्तर पे देखा जाए। तो जैसे कि उसमें महान्यायवादी में क्या बताया गया, महान्यायवादी में उच्चतम न्यायालय की बात की गई थी, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी योग्यता रखने वाला महान्यायवादी होगा, और महाधिवक्ता कौन होगा, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता रखने वाला जो होता महाधिवक्ता होता है। ये नियुक्ति करता है राज्यपाल महाधिवक्ता की। तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो महाधिवक्ता होता है वो क्या करता है, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अभी देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था महान्यायवादी में कि राज्य के जो भी राज्य क्षेत्र में जितने भी भारत सरकार में जितने भी मतलब 25 उच्च न्यायालय हैं उसमें कहीं भी मतलब वो सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ पे बताया है कि राज्य के किसी भी न्यायालय में मतलब जो भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें किसी भी न्यायालय में जो है महाधिवक्ता की ये अधिकार है कि वो सुनवाई कर सकता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो है क्या बताया गया, तो जो महाधिवक्ता होता है जो राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों में संपादन होता है इसका, मतलब ये कार्य करता है उसका। याद रखिए जो भी बताता है राज्यपाल वही कार्य करता है। आगे बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे अभी चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी नए नियुक्त किए गए, किसके स्थान पे बने अभी चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसकी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण इसका पद माना जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब नियंत्रक आप समझ सकते कंट्रोल, तो ये आप ये शब्द से ही समझ सकते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, तो ये जो है वित्तीय प्रणाली
का जो है प्रमुख होता है, नियंत्रक रखता है, जो भी संघ की और राज्य के दोनों में जो है वित्तीय प्रणाली होती हैं उसमें ये नियंत्रण रखता है, मतलब कंट्रोल रखता है इसका। तो इसलिए महत्वपूर्ण पद माना जाता है महालेखा परीक्षक। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, नियंत्रक मतलब कंट्रोल और महालेखा मतलब लेखा जोखा रखने वाला जो होगा। और ये क्या है, तो वित्तीय प्रणाली जितनी भी होती हैं राज्य की या क्या होती हैं या संघ की, जो वो उसमें जो है नियंत्रण रखता है, ये याद रखिए, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक करंट की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो ये जो है अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। तो ये क्या कहा गया, तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। किसकी, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर बात करते हैं भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, तो के संजय मूर्ति जी बने हैं। के संजय मूर्ति जी बने, ये महत्वपूर्ण बन जाता है, के संजय मूर्ति जी। तो यहाँ पे अभी नियुक्ति हुई है। अगर आपने इनके बारे में वीडियो नहीं देखी है करंट की, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो के संजय मूर्ति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया, तो स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है, याद रखिएगा। तो इन्होंने स्थान गिरीश चंद्र मुर्मू का लिया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, कुछ इसके कार्य जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, तो सार्वजनिक जो धन होता है, मतलब जो भी सार्वजनिक धन होता है उसका संरक्षक होता है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए इसका जो है नियुक्ति किया जाता है कि जो सार्वजनिक धन है, जो भी टैक्स आते हैं या कोई मतलब जो भी वित्तीय धन होता है, जो भी भारत सरकार का जो निधियाँ होती हैं, जो टैक्सेस होते हैं, इनका जो है लेखा जोखा कौन रखता है, तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखता है और ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यही सब चीज़ें देखता है। और आगे बात करते हैं, जो भारत सरकार की संपत्ति होती है उसकी जो है लेखा जोखा यही प्रधान होता है। भारत सरकार का जो संपत्ति होती है उसमें यही प्रधान माना जाता है। आगे बात करते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, या अधिकतम कितना 65 वर्ष तक रह सकता है, अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है, या इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है, कथन में पूछा जा सकता है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो भारत सरकार के अधीन या राज्य के अधीन कोई भी किसी भी जो है पद पर ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब शपथ नहीं ग्रहण कर सकता है। अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहा है तो वो जो है राज्य में किसी भी राज्य सरकार में या भारत सरकार के जो भी अधीनस्थ जो भी चीज़ें होती हैं उसके अधीन जो आती हैं पद आते हैं उसमें जो है ग्रहण नहीं कर सकता। उसको याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है भारत का प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। और इसको हटाया कैसे जा सकता है, तो हटाया ये जो है संसद के दोनों सदनों में संवेदन पर हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। जैसा कि जिस प्रकार जिसको जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, वैसे ही इसको भी हटाया जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। आगे बात करें अगर, तो एक केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में जो है किसको देता है, तो देखिए जब भारत सरकार की बात आती है जो केंद्र सरकार की, तो ये रिपोर्टें किसको देता है, तो वो देता है राष्ट्रपति को। अगर राज्य में बात करें तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। तो ये जो है राज्य की जो रिपोर्टें होती हैं वो किसको देता है, तो राज्यपाल को देता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। आगे बात करते हैं भारत के संचित निधि। तो भारत के संचित निधि पे अगर बात करें तो अनुच्छेद जो 266 है इसके तहत अगर बात करें तो भारत और राज्यों में संचित निधियों में लेखा धन का संग्रह जो किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। आगे बात करते हैं भारत के संचित निधि पर भारत जो है राष्ट्रपति का वेतन किसका किसका वेतन दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि पर, और भत्ता अन्य जो व्यय होते हैं राष्ट्रपति के उस पर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा
सभापति, उप सभापति के वेतन और भत्ते की बात जो है भारत की संचय निधि पर भारित होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन, भत्ता और पेंशन, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है, उच्च न्यायालय की जो है पेंशन की ही क्यों बात की गई, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं जो उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय होते हैं वो राज्य के होते हैं। अब राज्य की जो राज्य संचय निधि होती है उससे जो है उनका वेतन और भत्ता दिया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो है ट्रांसफ़र भी होता रहता है अलग अलग राज्यों में, तो ये जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पेंशन देना उनकी। आगे बात करते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ता जो है पेंशन आदि भी इसी में जो है किसमें, तो भारत की संचय निधि पर भारित होती है। अगर आपने इनके बारे में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से चर्चा किया है। आगे बात करते हैं आपातकाल निधि। तो आपातकाल निधि की मैं अगर बात करें, संविधान के अनुच्छेद जो 267 है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो संसद राज्य विधानमंडल को भारत या राज्यों की आपात निधि सृजित करने की शक्ति देता है। आगे बात करते हैं, इसी शक्ति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत की आपात निधि अधिनियम 1950 द्वारा सृजित की गई है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। कहाँ से पेंशन दी जाती है, कहाँ से भत्ते दिए जाते हैं, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में, तो सभी जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पॉइंट पूछे जाते हैं उन्हीं पर चर्चा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी का ऑथेंटिक कंटेंट में लेना चाहते हैं तो आप न्यूराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।